हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्पार्क अप स्टडी। सो यहाँ पर जो हमारा सेकंड चैप्टर है ये उसकी सेकंड क्लास है। इसके पहले हम लोग सेकंड चैप्टर की, ये भी 11th क्लास का ही टॉपिक है। ऑलमोस्ट इसका फर्स्ट क्लास हम ले चुके हैं जिसमें हमने उसका बेसिक पढ़ा है, मतलब परमाणु जो है या इंग्लिश में हम उसको कहेंगे, हिंदी में उसकी टर्म्स को यूज किया था हमने पहले, इसलिए मैं परमाणु के फॉर्म में आपको बता रही हूँ। तो ये आज की क्लास इंग्लिश मीडियम की होने वाली है, सेकंड क्लास, जिसमें हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और एटम्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एनोड रेस के बारे में, एज वेल एज हम देखेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई एंड देन जे थॉमसन का पूरा एक्सपेरिमेंट को हम समझेंगे कि इन्होंने किसके लिए अपना एक्सपेरिमेंट किया, क्या मास निकाला, क्या इसका चार्ज निकाला इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर भी आपको मिल जाएगा और साथ साथ में आपको सेकंड चैप्टर की फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। तो अगर कुछ ऐसा लगता है नहीं समझ में आ रहा, कोई क्वेश्चन वगैरह आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं खुद आपको पर्सनल आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, क्लासेस आपको समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा चेयर अप करना भी बनता ही है। ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स में इसमें से शेयर भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे एनोड रे के बारे में। एनोड रे का दूसरा नाम क्या है? एनोड रे का अनदर नेम है कैनाल रे। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, नर्सिंग से एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है। तो जो क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे हैं मैंने हर टाइप से उनको इंक्लूड करने की कोशिश की है कि आपको अलग से सिर्फ ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़े, है ना। आपका थ्योरी में भी काम चलता रहे, ऑब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन हो जाए, इसलिए बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ। तो ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ द एनोड रेस और कैनाल रोज कौन से पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी थी। अब किस टाइप से ये पूरी प्रोसेस हुई थी इसको समझ लेते हैं कि जैसे हमने कैथोड के अंदर पढ़ा था ना, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है? एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसको हमने ग्लास ट्यूब बोलते हैं जनरली। कैसी होती है? ग्लास ट्यूब होती है। तो उसमें से एमिजन हो रहा है, लाइट्स ऐसी निकल रही है। अब ये लाइट्स निकालने के लिए इन्होंने क्या करा कि अपने को पता है कि जो कैथोड था वो कैथोड कैसा था? नेगेटिव चार्ज था। कैसा था? नेगेटिव चार्ज था। और इसमें से आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है ना। और ये कहाँ से निकल निकल के आ रहे हैं? जो गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में भरी है वहां से निकल निकल के जा रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या करा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करा था पूरा। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि जब ये कांच की पूरी ट्यूब हो गई आपकी और यहाँ आपने लगा दिया कैथोड, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली वहां पर प्रेजेंट है ना। मतलब नेगेटिव चार्ज किसी और अट्रैक्ट होता है हमेशा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, सिमिलर चार्ज हमेशा क्या होते हैं? रिपल्शन होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई पॉजिटिव चार्ज का कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट होना ही चाहिए। इसके लिए इनको प्रूफ करने की जरूरत थी। इसलिए अब इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि प्रूफ के लिए, है ना, कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इस एटम का, उसको इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने दूसरा, मतलब गोल्डस्टीन ने क्या करा, इस पॉजिटिव चार्ज को प्रूफ करने के लिए कि इसके अंदर हाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, डेफिनेटली होता है, तो उसके लिए गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जनरली ऐसा था कि इन्होंने अब यूज तो क्या थोड़ी किया है, लेकिन थोड़ा सा कुछ इसमें चेंजेस कर दिया है। वो चेंजेस क्या है कि पहले कैथोड की जैसे प्लेट लगाई थी, इस कैथोड में इन्होंने लगा दिए कुछ होल्स। क्या लगा दिए? कुछ होल्स कर दिए। अब इन होल से रेज को पास किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पास। लेकिन जब रेज जो पास की जा रही है वो कैसे चार्ज की है? वो उनके अंदर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज अगेन हम सामने पॉजिटिव चार्ज लगाकर पास करते हैं तो अट्रैक्ट होने की जगह इससे दूर भागने लगा है। क्या होने लगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में जैसे पास करे तो क्या हो रहा है? इससे दूर जा रहा है। किससे दूर जा रहा है? एनोड से। तो जब एनोड से दूर जा रहा था तो इस चार्ज को क्या बोला गया? पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना कि कैथोड और एनोड तो इन्होंने नाम रख दिए थे, लेकिन जो चार्ज है ना ये इनको बाद में पता लगा कि जो कैथोड है, हमने कैथोड नाम दिया, उस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। एनोड है, उस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज अपने को ध्यान में रखना है। तो चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज की या प्रोटॉन की डिस्कवरी किसके थ्रू मानी जाती है? गोल्डस्टीन की। किसके थ्रू? गोल्डस्टीन की। हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज? गोल्डस्टीन। इनके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, जैसा कि इन्होंने कैथोड रेस के लिए एक्सपेरिमेंट किया था,
सेम वैसा ही एक्सपेरिमेंट है। देखो ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब एक तरीके से क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब एक तरीके से है ग्लास ट्यूब है। क्या है? ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ग्लास ट्यूब हो गई। सेम इसके अंदर भी इन्होंने क्या करा है, बहुत 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 लो प्रेशर डाल दिया है। प्रेशर लो कैसे डाला, ये लगाया वैक्यूम और सारी गैस को निकाल दी, प्रेशर बहुत लो हो गया। इसके बाद इसमें वापस से क्या करा है, बहुत हाई वोल्टेज है ना, कितना था अप्रोक्सीमेट 10,000 के समथिंग, ये कितना था 0.01 के समथिंग। आप क्या करा है, यहाँ बीच में लगा दिया ये कैथोड और इस साइड में ये एनोड, पॉजिटिव चार्ज है ना, और एनोड की प्लेट लगा दी है। तो ये रेस क्या हो रही है, इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, वहीं रुक गई है, नहीं जा रही है कहीं पे, अगर दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज लग गया। तो इससे ये क्लियर हो गया कहीं ना कहीं कि इन रेज में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो कैथोड रेज है उसका दूसरा नाम क्या है, कैनाल रेज। क्या है? कैनाल रेज। इतना याद रखेंगे। आगे आगे बढ़ेंगे तो आगे देखो प्रॉपर्टीज। तो देखिए जैसे कैथोड रेज में प्रॉपर्टीज होती है ना, वैसे ही एनोड रेज की भी प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है कि ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, यानी कि अगर जब ये रेज मूव कर रही है और इनके रास्ते में अगर कोई भी आप मेटल, कोई भी ऑब्जेक्ट, ओपिक ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ पीछे आपको उसकी शेडो दिखाई देगी। ठीक है, अब ये भी जो रेज होती हैं मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं या एनर्जेटिक होती हैं। कैसी होती हैं? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक या दे आर मेड अप ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इनके रास्ते में अगर आप कोई पैडल व्हील रख दोगे पतला लाइट मेटल का, तो जैसे ये रेज ऐसे पास होगी और इससे टकराएगी तो ये ऐसे गोल 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 घूमने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा। दिस causes fluorescence when strike with the जिंक सल्फाइड। जैसे कैथोड में हमने रखा था ना कि जब वो ग्लास की ट्यूब से आसपास टकरा रही है तो एक फ्लोरोसेंट जनरेट हो रहा है लाइट ग्रीन कलर का, फेंट ग्रीन कलर जिसको बोला था हमने। या फिर अगर आप जिंक सल्फाइड भी रखोगे तो भी वहां पर एक फ्लोरोसेंट आपको डेवलप होता हुआ मिलेगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, एक फ्लोरोसेंट एक लाइट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो जो रहेगी कैथोड रे से कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी, ज्यादा ग्लो करेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लोरोसेंस किसका ज्यादा ग्लो करता है, किसका ज्यादा शाइन करता है, एनोड रेज का। ये जो रहेगी ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि जैसे ही आप इस ट्यूब के आसपास, ये जैसे ये ट्यूब है ना, इसके आसपास हमने क्या करा, या तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी यहाँ पर, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए और ये रोज जो ऐसे जा रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे वो लोहा है और अपन मैग्नेट रखते हुए अट्रैक्ट होता है ना, सेम वैसे। या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि कैथोड रेज अट्रैक्ट होती है, सेम वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आपको पता है और किस डायरेक्शन में होगी ये डिफ्लेक्ट, ये इंडिकेट करता है कि ये किससे मिलकर बनी है, पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये जो रेज है ये पेनिट्रेटिंग इफेक्ट शो करती है। पेनिट्रेटिंग का मतलब है जैसे कि पार कर जाना, जैसे ये तो ओपेक है लेकिन अगर पतली मेटल है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स हम रख रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रदरफोर्ड वाला, तो उसमें हम देखते हैं ना कि बहुत ही थिन सोइल ले रहे हैं ना, अल्फा पार्टिकल हम उस पर डालते हैं, स्कैटरिंग जब करवाते हैं तो बहुत थिन फॉइल लेते हैं किसी भी मेटल की, जैसे कि आपने देखा होगा मिठाई के ऊपर वर्क होता है सिल्वर का, गोल्ड का, वैसे ही। तो ये क्या करते हैं, उसको इजीली पास कर जाती है। लेकिन इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है एज कंपेयर टू कैथोड रेज करें तो थोड़ी सी कम होती है। कैथोड रेज का एक एग्जांपल हमने देखा है एक्सरेज होती है, तो उससे कम होती है। इसके अलावा ये कौन सा इफेक्ट शो करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है। लेकिन वो भी देखोगे तो एनोड रे का थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू कैथोड रेज। ये जो रेज होती है ये भी आयोनाइज कर देती है गैस को, जैसे कैथोड रेज करती है, लेकिन यहाँ पे इनकी ये वाली प्रॉपर्टी कैथोड रेज से ज्यादा होती है, नहीं, ये जल्दी और ज्यादा आयोनाइजेशन करेगी, आयोनाइज कर देगी गैस के पार्टिकल्स को। इतना अच्छे से समझ में आ चुका है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि जो वैल्यू है पॉजिटिव चार्ज की उसको भी हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि जो पार्टिकल है कॉन्स्टिट्यूइंग द एनोड रे डिपेंड किस पे कर रहा है, उसी गैस के जो डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई है। तो अभी हम देखेंगे कि किस टाइप से इसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखो मतलब फाइनली हमने क्या बता दिया कि जो इसके ऊपर जो नंबर आ रहा है ना, अपनी जो वैल्यू आ रही है किसकी, पॉजिटिव चार्ज की, वो मल्टीपल है उस चार्ज, वो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ही चार्ज की
और उसके बाद साइन क्या चेंज रहेगा उसमें नेगेटिव साइन था, और अभी हम क्योंकि प्रोटॉन ले रहे हैं तो पॉजिटिव साइंस रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो एनोड रे है वो क्या कैरी करती है, एक चार्ज को कैरी करती है, जिसमें कैसी यूनिट होती है, पॉजिटिव यूनिट होती है, और ये उसी इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगी जिससे मिलकर वो एटम बना है, उसी गैस के मतलब वो जो गैस अपने डिस्चार्ज ट्यूब में भरी है ना, उसी गैस का एटम है, तो उसी पर डिपेंड करने वाली है। अब देखते हैं, ये तो प्रोटॉन की बात हो गई, एनोड रेस की बात हो गई। अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। किसकी? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को किसने किया था? चैडविक ने। ठीक है, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? चैडविक। इसके लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, मोजले ने किया था। मोजले के हम पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे अभी कुछ चैप्टर्स में। 1913 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने ये देखा कि जो एक एग्जैक्ट क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए, किसकी? चार्ज की, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके अंदर जो यूनिट मिली इनको, उनको क्या पता चला, यहाँ पर उनको ये पता चला कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पॉजिटिव चार्ज की जो भी वैल्यू आती है वो जस्ट इक्वल टू होती है एटॉमिक नंबर के उसी एटम के, है ना। तो अगर हम बात करें कि वी कैन फाइंड द एटॉमिक नंबर विद द हेल्प ऑफ, कौन से पार्टिकल की हेल्प से कर सकते हैं? तो एटॉमिक नंबर जब भी हमें फाइंड आउट करना है, एटॉमिक नंबर, तो वो ऑलवेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। इफ एटम्स किस कंडीशन में है? न्यूट्रल कंडीशन में, तो इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन नंबर। बट अगर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें हमें किस पे द एटॉमिक नंबर वैल्यू डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, तो आप हमेशा आंसर टिक कीजिएगा प्रोटॉन को। इसका रीजन क्या है कि देखो बेटा, ये एटम का शेप हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो किसी के पास चले भी जाएंगे, किसी से ले लिए भी जाएंगे, मतलब एक्सेप्ट भी हो जाएंगे, डोनेट भी हो जाएंगे, बट प्रोटॉन्स क्या रहेंगे? एज इट इज रहेंगे। सो द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? प्रोटॉन पे, ना कि इलेक्ट्रॉन पे। बट यहाँ पे फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा है? ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि अगर किसी क्वेश्चन में, अभी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो प्रोटॉन्स के वैल्यू फाइंड आउट करने का और एटॉमिक नंबर भी गिवन है और इलेक्ट्रॉन दिया हो और कंडीशन दी हो कि एटम न्यूट्रल है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से वहां पे निकाल सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट्स, द एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ दिस एटम या दैट एटम, जिसकी भी आप बात करें। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे। देखो, चैडविक ने, अभी बता देना, चैडविक ने डिस्कवरी करी थी 1932 में। क्या करा था? परफॉर्म करा था, मतलब एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, जैसे कैथोड में करा, एनोड में करा, सेम वैसे ही इसमें बॉम्बार्डमेंट करी उन्होंने। किसकी बॉम्बार्डमेंट करी? बहुत बहुत लाइट एलिमेंट्स की। लाइट एलिमेंट्स जस्ट लाइक बेरिलियम एंड बोरोन, इसका 4 एटॉमिक नंबर है, इसका 5 एटॉमिक नंबर है ना। और इस पे विथ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स के साथ पे इनके ऊपर बोम्बार्डमेंट करी। इसको डायग्राम के हेल्प से देखेंगे, मतलब ये बेरिलियम या बोरोन हो गया, इसके ऊपर एक फास्ट मूव करता हुआ कोई भी आपने क्या ले लिया है, वहां पर एक पार्टिकल ले लिया। तो इस पार्टिकल के अंदर क्या था? कोई ना कोई चार्ज था, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन आफ्टर द बोम्बार्डमेंट जो पार्टिकल्स बाहर आए, कम्स आउट आए, बाहर आए, उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज उनके अंदर नहीं था। वो कैसे थे? न्यूट्रल थे, लेकिन उनमें मास जरूर था। क्या था? मास तो था। तो यहीं से कहीं ना कहीं डिस्कवरी निकल कर आती है न्यूट्रॉन की, और वो जो मास था वो किसके इक्वल था? न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के। ये न्यूट्रॉन का नाम बाद में दिया गया, मास किसके इक्वल था? प्रोटॉन का, और इसी पार्टिकल को बाद में बोला गया है न्यूट्रॉन। तो फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला ये बनता है कि अगर चार्ज की बात करें, किसकी बात करें? चार्ज की बात करें, तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का हमेशा बराबर होता है। और यदि बात करें हम मास की, तो मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। तो देखो, न्यूट्रॉन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है। क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कैरी करता है, किसी भी चार्ज को कैरी नहीं करता, लेकिन मास को कैरी करता है। और ये मास जो है
किसके इक्वल टू है, जो हाइड्रोजन का एटम है या फिर प्रोटॉन है उसके बराबर। अभी हम देखेंगे इसको एग्जांपल की सहायता से। देखो ये अल्फा पार्टिकल लिया, इसमें चार्ज था, मास बता दिया। बेरिलियम पे बॉम्बार्डमेंट करी, जो एटम निकल के आया उस पर कोई भी चार्ज नहीं है और मास तो है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन बोलेंगे। सेम वैसे ही बोरोन पे करा है, तो बोरोन पे भी वही अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करी, इसके ऊपर देखोगे मास तो है बट कोई भी चार्ज निकल के नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन कहेंगे। अब देख लेते हैं कि जो चार्ज एंड मास है उसको फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे कंसीडर किया। ये टेबल है, इसकी सारी वैल्यूज को आप नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल देख लो, इलेक्ट्रॉन का स्मॉल ई है, प्रोटॉन का स्मॉल पी है, न्यूट्रॉन का स्मॉल एन है। अब हम बात करें मास की, तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास, देखो इलेक्ट्रॉन का मास ये रहा, समझ में आया, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ये मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन मैंने अभी बताया था ना मास किस किस का इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल है, इसका अलग होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, दोनों का मास और दोनों कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में। अब चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का 1.602 इतना ही याद कर लेना इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। अब रिलेटिव चार्ज की बात करें, चार्ज कितना है तो इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है 1 और इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। जब हम बात कर रहे हैं यूनिट की, तो जो यूनिट चार्ज है वो कितना निकल के आया, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU यहाँ पे निकल के आता है, या फिर इसी वैल्यू को हम इस टर्म में कंसिडर कर सकते हैं 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम। चार्ज की वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, कुलम में, ठीक है। अब इसको जब कंसिडर किया गया यहाँ पर, AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, लिख दूं क्या मैं, एटॉमिक मास यूनिट लिख लेना, ये भी AMU मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको कंसिडर कर रहे हैं हम कार्बन से, और कार्बन का जो मास है वो कितना होता है, 12 होता है। इससे कंपेयर करके बाकी एलिमेंट के मास फाइंड आउट किए गए हैं। इसके बाद देखो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रेशियो ऑफ चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी और E/m रेशियो निकाला, लेकिन उन्हें सेपरेट E की वैल्यू नहीं पता थी। तो अभी हम देखेंगे कि जो ऑयल ड्रॉप मेथड है अमेरिकन की, उसने कैसे हेल्प करी। तो अभी हम देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है जे थॉमसन का 1897 में किया उन्होंने, तो उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया। अब डिफरेंट टाइप की मतलब इसमें इन्होंने, तो अब आप देखो इन्होंने डिफरेंट टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब की। डिफरेंट टाइप की मतलब था कि अलग अलग मेटल है, दोनों जगह अलग अलग इलेक्ट्रोड, हर मेटल के लगा लगा की ट्राई करें। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो इतने एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। अब हमें क्या मिलता है, हमें तो फाइनल रिजल्ट मिलता है, फिर भी हमको पढ़ने में कितना जोर आता है। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी स्टूडेंट बोलते हैं किसने बनाया ये, क्यों किया ये, उन्होंने कितने एफर्ट्स लगाएंगे, वो तो देखो। हमारी जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए तो एक्सपेरिमेंट किए, उनकी तो पूरी जिंदगी एक्सपेरिमेंट करने में ही निकल गई और हमसे पढ़ाई नहीं जा रहा है। सो आपको भी ये प्रॉब्लम है क्या, बताना मुझे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइप की फिर गैसेस भी करी, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोड, फिर अलग अलग गैसेस, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब उनको क्या मिला, एक रेशियो मिला, किसका, चार्ज और मास का। मतलब उन्होंने देखा कि जब भी हम अलग अलग इलेक्ट्रोड या अलग अलग गैसेस भी लगा रहे हैं, तो E/m की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम निकल के आ रही, कोई भी चेंजेस नहीं है। वैल्यू कितनी निकल के आ रही है ये पूछ भी सकते हैं, कितनी है E/m की, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए एक मिल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफी हेल्प करी। इन्होंने E की वैल्यू दी, किसमें, 1917 में दिया, और या फिजिक्स में भी पढ़ेंगे यही सारी चीजें। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने E की वैल्यू बताई 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और ये जो वैल्यू अभी हमने टेबल में पढ़ी है ये यहीं से निकल कर आती है, ठीक है। और इसको ESU के फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं इनके पूरे एक्सपेरिमेंट को कि एक्सपेरिमेंट कैसा दिखता है। फिजिक्स में ये ज्यादा डिटेल में है। जो मास है इलेक्ट्रॉन का, देखो ये वैल्यू किसने निकाल के दी, ये वैल्यू जे थॉमसन ने दी। E की वैल्यू किसने दी थी, मिल्टन ने दी थी। जब इस रेशियो को इससे डिवाइड किया तो E से तो E क्रॉस हो जाएगा M, यानी M की वैल्यू फिर यहाँ से निकल के आ गई क्योंकि सेपरेट वैल्यू नहीं थी। मतलब
सेपरेट वैल्यू तो थी जो जे थॉमसन ने निकाली, लेकिन इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? फिर से एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां से प्रूफ हुआ कि वही जो मास निकला है वो एक्यूरेट मास है, कोई भी चेंजेस उसके अंदर नहीं है। अब देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट कैसा दिखता था, उसको समझेंगे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मास निकाल लिया 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, जो कि लगभग लगभग किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेट बराबर है, मतलब कितने टुकड़े कर दो आप हाइड्रोजन के, 1837, तब जाके उस मास से कंपेयर हो पाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो कैरी करता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज को, और उसका मास कितना होता है, लगभग लगभग 1/1837 ऑफ दैट हाइड्रोजन एटम। अब देखेंगे हम एक्सपेरिमेंट कैसा दिख रहा है। ये जे थॉमसन का, ये रहे जे थॉमसन का चार्ज बाय मास है, ई बाय एम निकाला। देखो ये कैथोड लगाया, ये एनोड लगाया, मतलब अलग अलग मेटल्स के हर बार लगाने। फिर उसके बाद स्कैटरिंग करी, तब जाके इनको जो वैल्यू पता चली वो हर बार कैसी आ रही थी, बिल्कुल सेम सेम आ रही थी। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे मिलिकन का भी। ये एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तभी तो इनको पता चला। ये रे मिलिकन का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने भी क्या करा, एक बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर क्या करा, 2 प्लेट लगाई, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट्स। उसके बाद स्प्रे करा इन्होंने यहाँ से एक स्प्रे बॉटल के थ्रू, किसका, ऑयल का। तो ऑयल ड्रॉप से सारी स्प्रे हो रही है, इसमें एक छेद रख दिया, और नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे देखो नेगेटिव है ताकि अट्रैक्शन हो, तो ये एक 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 बूंद नीचे गिरती जा रही है, तो ग्रेविटेशन है नीचे आना। अब यहाँ से साइड से इन्होंने क्या पास कर रही है, जो पिंक कलर की आपको दिख रही है, ये है एक्सरेज। क्या है, एक्सरेज, मतलब कैथोड रे का टाइप है। तो अब इस पे इन्होंने फिर क्या लगाया, इसकी फाइंड आउट करी है इस ड्रॉप की वेलोसिटी। फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे आप लोग, वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड आउट करी, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, वो सारी चीजें फाइंड आउट करी, तब जाके इनको क्या मिला, कितना चार्ज होता है, क्या होता है, कितना चार्ज इन्होंने फाइंड आउट करा। तो आपको केमिस्ट्री में कभी भी इसके चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, आप कॉम्पिटिटिव दो या एकेडमिक्स दो, ठीक है, उसमें इतना ही पूछा जाएगा, सिर्फ वैल्यू पूछी जाएगी, बाकी जो डेरिवेशन है आपको फिजिक्स में पूछा जाता है। तो आई होप कि आप फिजिक्स में कवर अप कर लेंगे, नहीं आता है समझ तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोनों का डेरिवेशन निकाल के आपको बता दूंगी। तो आज की क्लास में हमने एनोड रेज के बारे में पढ़ा, एज वेल एज हमने किस किस के बारे में पढ़ा है, मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, साथ साथ हमने और किसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, और उसमें हमने देखा ई बाय एम की वैल्यू, ई के वैल्यू जे थॉमसन के थ्रू एज वेल एज मिलिकन्स के थ्रू। तो आगे के टॉपिक्स हम आगे की क्लास में करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।